नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। और इसी संदर्भ में बेंथम के राज्य की उत्पत्ति, अधिकार, संप्रभुता और राज्य के कार्यों के बारे में जो विचार दिए हैं बेंथम ने, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो कई बार तो ये प्रश्न ही बड़ा विवाद का होता है कि बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक था, क्योंकि उनका प्रमुख ध्येय तो राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन न होकर वैधानिक एवं राजनीतिक सुधारों पर विचार प्रकट करना था। एक महान राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा उसे एक व्यावहारिक शासन सुधारक कहना भी अधिक उपयुक्त होगा। फिर भी अपने सुधार संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने के लिए उसने राज्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ छोटे दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए हैं, जिनसे उन्हें राजनीतिक चिंतन की झलक मिलती है। जिनमें बेंथम के राजनीतिक विचार और उसकी जो मुख्य कृति है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में मिलते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में उसने ब्लैकस्टोन के व्याख्यानों के खिलाफ विद्रोह किया था, और जब वे व्याख्यान प्रकाशित हुए तो उसने उनकी कटु आलोचना की। ब्लैकस्टोन ने इंग्लैंड के संविधान की गरिमा और इंग्लैंड की विधि के संबंध में जो सामान्यीकरण प्रस्तुत किए थे, उन पर बेंथम ने भयंकर प्रहार किया, और इंग्लैंड की परिस्थितियों के संबंध में ब्लैकस्टोन ने जो भावुकतापूर्ण आशावाद जगाया था, उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो इसलिए राजदर्शन तो उनके विचारों में हमें देखने को मिलता है जगह जगह, और उसी के आधार पर मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगी। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बेंथम के विचार को यदि हम जानें तो उन्होंने ये कहा कि बेंथम से पूर्व वैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक संविदा सिद्धांत का बोलबाला था ही, लेकिन बेंथम ने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और उसका उग्र विरोध किया। बेंथम ने कहा कि ऐसा कोई भी संविदा नहीं हुआ था, और यदि कोई ऐसा हुआ भी हो तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। संविदा सिद्धांत से अलविदा मांगते हुए स्वयं बेंथम ने लिखा कि मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले उन व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया है। यानी उन्होंने इसे सिरे से अस्वीकार कर दिया कि संविदा सिद्धांत के आधार पर ही राज्य की उत्पत्ति हुई। बेंथम ने ये माना कि राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं अपितु आज्ञा पालन करने की आदत है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वह उपयोगी है और सामान्य सुख तथा हित को बढ़ाने वाली है। बेंथम के अनुसार राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है, क्योंकि उनका मानना था कि लोग चाहे राज्य के आदेशों का पालन करें या कानूनों के आदेशों का पालन करें, वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुख की प्राप्ति हो। तो बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत ही उसके राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का आधार भी रहा है। जब व्यक्तियों की एक संख्या आदतन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा पालन करती है, तो वे व्यक्ति राजनीतिक समाज की रचना करते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य व्यक्तियों का एक योग मात्र है और उसका हित उसके घटकों के हितों के योग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो बेंथम के लिए राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए है। राज्य व्यक्तियों के हित साधन के लिए एक साधन मात्र है। राज्य का कोई भी ऐसा हित नहीं जो उसके व्यक्तियों के हितों से ऊपर हो। तो इस तरह से गेटल ने भी कहा कि इस सिद्धांत ने आदर्शवादियों और प्रतिक्रियावादियों के उस रहस्यात्मक सिद्धांत के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जिसके अनुसार उन्होंने राज्य को अधिपुरुष का पद देने का प्रयत्न किया था। संप्रभुता के बारे में भी बेंथम के विचार यदि हम पढ़ें तो बेंथम राज्य की संप्रभुता का समर्थक है। चूँकि कानून आदेश होता है, अतः यह सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश हो सकता है। तो बेंथम की धारणा है कि राज्य का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन लोग
स्वभावतः करते हैं। विधिक दृष्टि से बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष एवं असीमित होता है। राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। तथापि बेंथम का संप्रभु निरंकुश नहीं है, क्योंकि बेंथम के अनुसार व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का और कानून की आज्ञा का पालन कर सकते हैं जब तक, यानी जिस सीमा तक वैसा करना उनके हित के लिए है, उपयोगी है और लाभदायक है। तो बेंथम ने कहा यदि अवज्ञा के संभावित अनिष्ट से कम हो तो व्यक्ति संप्रभु का प्रतिरोध भी कर सकता है, अर्थात यदि संप्रभु का आदेश व्यक्ति के हितों के खिलाफ हो तो उसका या उस आदेश की अवहेलना की जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का भी खंडन किया है। जिस समय बेंथम एक विचारक के रूप में उभर रहे थे उस समय प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का बोलबाला था। प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं? अर्थात जो राज्य से पूर्व भी होते हैं अधिकार, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। थॉमस पेन और गॉडविन जैसे विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत ज़्यादा बल दिया। यह कहा जाता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रकृति के नियम से मिले हुए हैं। बेंथम ने इस धारणा की भी खिल्ली उड़ाई। स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की सत्ता की प्रत्यक्ष विरोधी है। क्या सब मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सब मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को उसने केवल एक प्रलाप और मूर्खता का नंगा नाच बताया। बेंथम के ही शब्दों में यदि हम देखें तो प्राकृतिक अधिकार बकवास मात्र है। प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार अलंकारिक बकवास है, शब्दाडंबरों के ऊपर भी बकवास है। तो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन अत्यंत साधारण रूप से करते हुए उन्होंने अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है, इस बात को स्वीकार किया। वे ही अधिकार मान्य और उचित है जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक सुख उपलब्ध कराएं। तो बेंथम के अनुसार अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप को उन्होंने सिरे से नकार दिया और सामाजिक और वैधानिक स्वरूप पर बल दिया। और उसने ये कहा अधिकार के दो प्रकार होंगे, एक तो कानूनी और एक नैतिक। कानूनी अधिकार मानव के बाहरी आचरण को और नैतिक अधिकार उसके आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो बेंथम ने अधिकारों के बारे में भी जो बातें कही हैं वो सारी की सारी उनके सुखवादी धारणा पर आधारित है, यानी उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित है। और इतना ही नहीं, उन्होंने न केवल अधिकारों की चर्चा की बल्कि कर्तव्यों पर भी वो बल देता है। और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि कर्तव्य रहित अधिकार निष्प्राण और महत्वहीन होते हैं। तो अधिकार कानून की देन है, न कि प्रकृति की। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत केवल मूर्खता है। और उन्होंने समाज में हित के लिए या सामाजिक हित के लिए, कल्याण के लिए जो अधिकार हैं कानून द्वारा प्रदत्त होते हैं, उन्हीं अधिकारों को स्वीकार किया है। शासन संबंधी विचार व्यक्त करते हुए बेंथम राज्य और शासन यानी सरकार के मध्य अंतर भी करता है। उसके अनुसार राज्य संपूर्ण जन समुदाय है। राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम शक्ति रखती है। सरकार राज्य के अंतर्गत वह छोटा सा संगठन है जो राज्य की इच्छा तथा उद्देश्य को कार्यान्वित करता है। बेंथम शासन प्रणाली के संबंध में विशेष चिंतित नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि शासन का कोई भी प्रकार हो उसका आधार सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। उन्होंने उपयोगिता की कसौटी पर विभिन्न शासन प्रणालियों की जांच करते हुए
गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसके अनुसार राजतंत्र शक्तिशाली शासन है, किंतु उसमें राजा का हित सर्वोपरि हो जाता है। कुलीन तंत्र गुणी और अनुभवी लोगों का शासन है, तो किंतु उसमें भी सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत की पालना होती है। गणतंत्र में ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत साकार हो सकता है। अतः वह इस कुटिल संसार को गणतंत्रों का जाल बिछाकर अच्छा बनाने की आशा करता था। गणतंत्रीय व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि ये कुशलता, मितव्ययता और जनता की महत्ता की पोषक है। और गणतंत्र व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है, किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं। अतः कानून जनता के हित में बनते हैं और उनके विचार में न तो पूर्ण राजतंत्र और न सीमित राजतंत्र ही जनता को सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। जब लोकतंत्रात्मक शासन होता है तभी शासन और शासितों के हित एक हो जाते हैं, क्योंकि वह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही चरम लक्ष्य होता है। तो बेंथम ने न केवल शासन के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को स्वीकार किया, वरन उन्होंने राज्य के कार्यों के बारे में भी चर्चा की, क्योंकि उनका उद्देश्य सामान्य सुख की वृद्धि है। तथापि उसका एक राज्य नकारात्मक राज्य भी है। वह नकारात्मक इसलिए है क्योंकि वह लोगों के दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना इसका कोई उद्देश्य व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों का विकास करना नहीं है। तो साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपता, अतः उसका राज्य व्यक्तिवादी है। और कानून और स्वतंत्रता के बारे में बेंथम ने यही कहा कि राज्य एक विधि निर्माता निकाय है और कानून संप्रभु के आदेश हैं। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है, इसलिए उसका पालन होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन में ही उसकी और सबकी भलाई या सबका हित निहित होता है। तो इस तरह से बेंथम ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे, जिसे उन्हें राजनीतिक दार्शनिक भी कहा जाता है। और विधि निर्माण कैसा करना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। आजीविका, पर्याप्तता या समानता और सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। कानून भी इस तरह का हो जो बुद्धि व विवेक के अनुकूल हो। जनता को इसका ज्ञान होना चाहिए, ये जनता के हित के लिए होना चाहिए। और आपस में कानूनों में कोई भी विरोधाभास ना हो, ताकि वे व्यावहारिक हो सके और उनका पालन भी जनता इच्छा से करे। और कानून भंग के लिए दंड की व्यवस्था का भी उन्होंने समर्थन किया। तो इस तरह से बेंथम ने स्वतंत्रता के बारे में भी, समानता, भ्रातृत्व, कानून, राज्य, कार्य, शासन, संप्रभुता के बारे में जितने भी विचार दिए हैं, इसीलिए उन्हें एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद।